सो आई एम श्योर आपने नई खबर सुनी ली होगी फेसबुक एड्स की दुनिया में। एक नया अपडेट आ गया। स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस हैज बीन रिमूव्ड, राइट। अब पता नहीं ये परमानेंट चेंज है, टेम्पररी चेंज है, सारे एड अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, इसके बारे में अभी तक तो कुछ कॉन्फर्मेशन है नहीं। बट हाँ, जितने एड अकाउंट्स हम हैंडल करते हैं हमने चेक किया है, तो अगर हम नया एड सेट बनाते हैं, नया कैंपेन, नया एड सेट बनाते हैं, तो स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन अब नहीं आ रही। इट इज कंप्लीटली गॉन, विच मीन्स कि नाउ यू विल potentially you will only see Advantage Plus as the default setting, and Advantage Plus audience is what I meant. अब जैसा मैंने बोला, आई एम नॉट श्योर ये परमानेंट चेंज है, टेम्पररी चेंज है, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि बहुत जल्दी ये हुआ है। एंड लाइक मैं ऐसी चीज एंटिसिपेट तो कर रहा था कि हो जाएगा, एंड बट इतनी जल्दी हो जाएगा ये मैंने खुद नहीं सोचा था। सो वेलकम टू ऑफिशियली द वर्ल्ड ऑफ ओपन टारगेटिंग। अगर ये चेंज रिवर्स भी हो जाता है, ओके, एक बार को मान लेते हैं कि ये चेंज रिवर्स हो गया, कि ओरिजिनल ऑडियंस वापस आ गया, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये अगर ये ऐसा हुआ तो मतलब अभी जो चेंज उन्होंने किया, अपडेट किया, ये एक तरह का टेस्ट है जो मेटा कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि वी आर एनीवे हेडिंग टुवर्ड्स अ वर्ल्ड ऑफ ओपन टारगेटिंग या फिर ब्रॉड टारगेटिंग, विच मीन्स इंटरेस्ट टारगेटिंग तो खत्म ही हो जाएगा। और आज इस वीडियो में मैं आपसे इसी अपडेट से रिलेटेड कुछ प्रोसेसेस समझाऊंगा, या कुछ आप बोल सकते हो साइंस समझाऊंगा ऑफ फेसबुक एड्स, कि वो किस तरह से काम करती है। और चाहे आप एक लोकल बिजनेस के लिए एड्स रन करते हो, खुद के लिए, किसी क्लाइंट्स के लिए, या आप डिजिटल बिजनेस के लिए करते हो, it honestly does not matter. You can and you have to. Not now, it's not even a point of you can or you cannot. Now it's more like you have to work your way and win the game with broad or open targeting. So आज मैं वही समझाऊंगा कि वो किस तरह से करना है, क्या चीजें उसमें इंपॉर्टेंट होती हैं, और कैसे आप अपने बिजनेस को ओपन या ब्रॉड टारगेटिंग से स्केल कर सकते हो फेसबुक एड रन करते हुए, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या बिजनेस करते हो। एंड ये भी बता देता हूं कि मैंने खुद ओपन ब्रॉड टारगेटिंग बहुत टाइम से ही मैं फॉलो कर रहा हूं, आज से नहीं, बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूं। और हमने एड अकाउंट्स स्केल किए हैं, 0 से स्टार्ट किया, 1000 पर डे, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 15000, 30000, 40000, 42000 एंड 50000, 53000 पर डे की एड स्पेंड तक हम एड अकाउंट्स को, मल्टीपल एड अकाउंट्स को लेके गए हैं, ऑल लेवरेजिंग ओपन ब्रॉड टारगेटिंग। सो ये सारे मेरे जो भी मैं चीजें शेयर करता हूँ ना, सारी एक्सपीरियंसेस, ये मेरे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से ही मैं शेयर करता हूँ, ये कोई सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं मैं शेयर करता, बिकॉज आई बिलीव दैट वी शुड फर्स्ट डू समथिंग एंड ओनली देन टीच, नॉट द अदर वे अराउंड। सो आज इस वीडियो में इसी के बारे में हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, मजा आएगा। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट जो आपके सक्सेस में कंट्रीब्यूट करेगा if you are trying to grow your business and scale your business through Facebook ads, basically driving traffic through Facebook ads. First चीज जो डिक्टेट करेगी आपकी सक्सेस इज मिनिमलाइजिंग योर कैंपेन स्ट्रक्चर और योर कैंपेन स्ट्रेटजी। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं, देखो 80-20 रूल समझो, ठीक है। 80% ऑफ जो चीज इंपॉर्टेंट है ना, वो है आपकी ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। Just to simplify this, which means your ads, your landing pages, your stores, your overall copywriting, your sales pages, everything to do with your marketing strategy, your cold traffic, front end offer, etc. Your top of the funnel आप बोल सकते हो business के perspective से, ads के perspective से नहीं। तो जो भी आप cold traffic को drive करने के लिए कर रहे हो, the world, whatever the world sees, not what you have in the back end of your business, but whatever the world sees is your ट्रैफिक जनरेशन मैकेनिज्म, आप एक तरह से बोल सकते हो। ये आप ट्रैफिक जनरेट करने के लिए अपनी स्ट्रैटेजीज डिप्लॉय कर रहे हो, वो कोल्ड ट्रैफिक ही होता है। तो सबसे पहले ये समझो कि 80% आपके रिजल्ट्स डिपेंड करते हैं उन सब चीजों पे, व्हेन इट कम्स टू विनिंग द गेम ऑफ ब्रॉड या ओपन टारगेटिंग, ओके, उन चीजों पे डिपेंड करते हैं आपके रिजल्ट्स। 20% ऑफ योर रिजल्ट्स डिपेंड करेंगे आपकी कैंपेन स्ट्रैटेजी, आप बोल सकते हो मीडिया बाइंग स्ट्रैटेजी पे। सो फॉर एग्जांपल, अब पहले तो ये समझते हैं कि अच्छा, तो रोहन अगर 80-20 है, 20% ही सिर्फ मार्केटिंग, 20% ही सिर्फ मीडिया बाइंग स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करती है मेरी सक्सेस या किसी बिजनेस की सक्सेस फेसबुक एड से 2025 में,
तो आप ये क्यों बोल रहे हो कि सबसे पहला पॉइंट ही आप ये बोल रहे हो कि मिनिमलाइजिंग योर कैंपेन स्ट्रैटेजी एंड कैंपेन स्ट्रक्चर्स, क्योंकि वो तो सिर्फ 20% कॉन्ट्रीब्यूट करता है. एग्जैक्टली, दैट इज द रीजन वाई. सो साइंस ये है और लॉजिक ये है इस बात का कि जितना ज्यादा हम सिंपल सिस्टम रखेंगे ना अपने फेसबुक एड्स मीडिया बाइंग स्ट्रैटेजी को, उतना ज्यादा हम उस चीज पे डिपेंड नहीं करेंगे मेंटली, जिसकी वजह से वी विल हैव द मेंटल कैपेसिटी टू थिंक एंड वर्क ऑन द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. मैं आपको बताता हूं बिकॉज मुझे ये एक्सपीरियंस हो चुका है. मैंने लोगों के साथ काम किया है, टीम मेंबर्स को हायर किया है, फायर किया है, और काफी टाइम से अपनी एड एजेंसी रन कर रहा हूं. छोटी है, बहुत बड़ी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ऐसा नहीं है कि मैं करोड़ों खर्चता हूं हर महीने और करोड़ों कमाता हूं, ऐसा कुछ नहीं है. बट सीखने के लिए तो मैं करोड़ों खर्च के और कमाने की जरूरत नहीं होती. सीखने के लिए लाखों में ही तुम सीख सकते हो, मतलब उसका अगर इतना पोर्टफोलियो अगर तुम मैनेज करते हो. तो मैं काफी टाइम से ये कर रहा हूं और मैं ये आपको बता सकता हूं मेरे पूरे एक्सपीरियंस से कि द रीजन वाई people struggle to come up with a great compelling marketing strategy is because they spend too much of their time inside the ad account, which means managing the ads campaigns. कि मैं ये इंटरेस्ट टारगेटिंग देख लूं, मैं ये देख लूं, मैं लुक अलाइक टेस्ट कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं वो यही करते रहते हैं. आज इस कैंपेन को डुप्लीकेट कर दूंगा बजट इंक्रीज करने के लिए. आज मैंने 20% इंक्रीज किया, 10% इंक्रीज किया बजट, तो मैं तीसरे दिन जाके ही इंक्रीज करूंगा, या फिर मैं नहीं करूंगा, या फिर मैं एवरी मंडे, वेंसडे, फ्राइडे. तो इट्स सो रिस्ट्रिक्टेड, इट्स सो कॉम्प्लेक्स दैट इट बिकम्स वेरी चैलेंजिंग फॉर अ बिजनेस एज अ होल टू ग्रो लाइक दैट. बिकॉज जो भी इंसान मीडिया बाइंग पे ही सिर्फ फोकस कर रहा है, वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे ध्यान दे ही नहीं पाता. तो टाइम कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो जाती है, मेंटल फॉग बहुत ज्यादा हो जाती है, ब्रेन फॉग, जिससे क्लियरली चीजें दिखाई नहीं देती, और जहां हमें एफर्ट्स डालने चाहिए वहां हम डालते नहीं है. इसीलिए जब भी मैं किसी के लिए, अगर किसी को भी कंसल्ट करता हूं उनके एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज के लिए, या फिर किसी एनीथिंग टू डू विद योर फेसबुक एड्स, द फर्स्ट थिंग आई टेल देम इज कि उनका जब मैं एड अकाउंट देखता हूं तो मैं उनको बोलता हूं आप अपनी एड अकाउंट को कंसोलिडेट करो. बिकॉज ये सीक्रेट्स नहीं है. अगर आपने 5 कैंपेन चला दिए, उसमें 10 आपने रीटारगेटिंग एड चला दी, फिर 3 आपके एड सेट लुक अलाइक हैं, ये सीक्रेट्स नहीं है. इससे आपकी कॉस्ट नहीं डाउन आएगी. अगर आपको लग रहा है कि इन चीजों को करने से आपकी कॉस्ट डाउन हो जाएगी, तो वो नहीं होगी. बिकॉज ऑल ऑफ दीज थिंग्स रिलाई ऑन थर्ड पार्टी डेटा मोस्टली, जैसे कि पिक्सल. एंड थर्ड पार्टी डेटा पे जो भी चीज रिलाई कर रही है, हम एक फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं, विच इज third party free future, which means it's all going to be about first party data, guys. So it's a wake up call, which means कि हमें अब बदलना है तरीका जिस तरह से हम एडवर्टाइज करते हैं, या जिस तरह से हम एडवर्टाइजिंग को अप्रोच करते हैं फेसबुक पे. इसीलिए द फर्स्ट thing for us whenever I look at any ad account or consult someone is to, if they have a messy ad account, I tell them consolidate करो इसको. और कंसोलिडेट करते ही जो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं, मैंने ये देखा, अगर एक ऑलरेडी प्रोवन ऑफर है, जो ऑलरेडी मतलब चल रहा है, प्रोडक्ट प्रोवन है, ऑफर प्रोवन है, या फनल प्रोवन है, डिपेंडिंग ऑन बिजनेस टू बिजनेस, तो अगर हम उसको कंसोलिडेट करते हैं तो 1 से हफ्ते से 10 दिन के अंदर अंदर हम कंसोलिडेट करके ही उनकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है. हम कुछ करते ही नहीं है, नई एड्स भी लॉन्च नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, सिर्फ कंसोलिडेट करते हैं. लेकिन हाँ, जैसे ही हम कंसोलिडेट करते हैं तो एकदम से कॉस्ट बढ़ जाता है. लेकिन हम पैनिक बटन नहीं दबाते, हम पेशेंट रहते हैं, और हम पहले ही बता देते हैं कि 2 हफ्ते तक ऊपर नीचे होगा. एंड 90% केसेस में कॉस्ट बहुत कंट्रोल हो जाता है कंसोलिडेट होके. अब जब वो कॉस्ट मैनेज हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, फिर हम काम करते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे, जो हमारी 80% सक्सेस पे कंट्रीब्यूट करता है. दैट्स द होल लॉजिक बिहाइंड दिस अप्रोच, कि क्यों हमें पहले मीडिया बाइंग को सॉर्ट करना चाहिए ताकि उसको सिंप्लीफाई करें. बिकॉज सिंपल स्केल्स एंड फैंसी फेल्स, राइट. सो हमें सिंपल ही रखना है प्रोसेस, राइट. अब ये भी समझते हैं कि मेटा जो है वो खुद रीटारगेटिंग वगैरह करता है. गाइस, पता नहीं लोगों को कैसे क्यों ये चीज समझ नहीं आ रही है. मतलब मैं क्या बोलूं, मैं तो काफी वीडियोस बना चुका हूं, प्रूफ भी कर चुका हूं, डेटा भी दिखा चुका हूं, लेकिन मेटा खुद ही रीटारगेटिंग करता है गाइस. और इसका ये मैं ऐसे बोल सकता हूं क्योंकि अगर आपकी एड्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो कॉमन सेंस वाली बात है. मतलब एक बार थोड़ा काम शांत दिमाग से इस बात को सोचो जो मैं बोल रहा हूं, कि अगर आपकी एड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है 1 से, तो इसका मतलब क्या हुआ
कि वो ऑटोमेटिकली रीटारगेट कर रहा है। यही हुआ ना कि एक ऐड एक इंसान एक बार से ज्यादा देख रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, रीटारगेट हो रहा है। तो मेटा खुद ही रीटारगेट करता है। अब ये चीज ना बाहर से समझ तो आती है जब मैं ये बोलता हूँ कि हाँ इट मेक्स सेंस रोहन, कि मैंने देखा है फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, एंड इट मेक्स सेंस, इट मींस इट्स रीटारगेटिंग ऑन इट्स ओन। तो व्हाई वुड वी लॉन्च डिफरेंट रीटारगेटिंग कैंपेन्स इफ दैट्स गोइंग ऑन? थिंक अबाउट इट, क्या क्या इससे क्या होगा, राइट? सेकेंड थिंग इज, क्योंकि हमारी कैंपेन स्ट्रैटेजीज इतनी ब्रोकन होती हैं, तो हम ये चीज इस चीज पे रिलाई नहीं कर पाते। लाइक हम सोचते हैं कि शायद ऐसा हो रहा है, बट इट्स नॉट डेफिनेट, वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमारी कैंपेन स्ट्रैटेजीज, एड सेट्स और इतने सारे कैंपेन्स हम ऑन ऑफ करते रहते हैं, डेली लॉन्च करते रहते हैं, तो हिस्टोरिकल डेटा हम लूज कर देते हैं। क्योंकि हम हिस्टोरिकल डेटा लूज कर देते हैं, तो हम क्लियरली देख ही नहीं पाते कि क्या हो रहा है एड अकाउंट में। अब मैं आपको ये बताता हूँ एक अपने ही केस स्टडी के रेफरेंस से। एक एड सेट है हमने जो बिल्ड किया जीरो से, और मास्टर कैंपेन हम सिंगल कैंपेन स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। मैं उसको वन कैंपेन मेथड बोलता हूं, OCM। हम इसको फॉलो करते हैं और इसके अंदर एक मास्टर एड सेट ही डिप्लॉय करते हैं, जिससे हम स्केल करते हैं। ये हमारा एक प्रोसेस है। अब वो मास्टर एड सेट आज की डेट में 35 लाख रुपए स्पेंड कर चुका है। एक सिंगल एड सेट गाइस, एक सिंगल एड सेट। कैंपेन में लगभग 37 लाख हुए होंगे आसपास, 37 या 38 लाख के आसपास, 37 हुए होंगे शायद, 37 लाख के आसपास कैंपेन पे, और 37 में से 35 लाख एक एड सेट पे ही है खाली। सोचो क्यों? क्योंकि वो सिर्फ ब्रॉड या ओपन बोल लो उस पर चल रहा है, कोई इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं है, और हमने विनिंग एड्स उस पर स्टैक करते रहते हैं, टेस्ट करते रहते हैं उसी कैंपेन के अंदर। जब विनिंग एड बनती है, कोई मिलती है, उसको लेते हैं और उसमें जाके स्टैक करते, सिर्फ यही करते हैं हम, ठीक है? कंपेयर करूं ना अगर कि लॉन्चिंग मल्टीपल कैंपेन्स या एड सेट्स या फिर लॉन्चिंग इंटरेस्ट टारगेटिंग या एटसेट्रा, तो स्टेबिलिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर मैं स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस देखूं इस बात का कि कितने समय तक स्टेबल ज्यादा रहती है कौन सी अप्रोच, तो जो अप्रोच हम करते हैं वो ज्यादा समय तक ज्यादा स्टेबल रहती है। इट्स नॉट अबाउट रोएस, इट इज अबाउट पीसफुल रोएस। क्या फायदा 5x रोएस करने का जब हर दिन आप फायर फाइट करोगे? बताओ, परेशान, रातों की नींद उड़ जाएगी, दिन का चैन खो जाएगा। क्या फायदा ऐसे काम का, राइट? क्या मजा है ऐसा पैसे कमाने का? सो आई वुड रादर मेक पीसफुल 4x ROAS देन स्ट्रेसफुल 6x ROAS. I would rather do that. Okay. So हम ये फॉलो करते हैं कैंपेन स्ट्रेटेजी, और एक कैंपेन है 35 लाख स्पेंड कर चुके हैं उस एक एड सेट में। अब क्योंकि हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा है, क्योंकि हम नया नया एड सेट लॉन्च नहीं करते हैं, स्केल करने के लिए, उसको डुप्लीकेट करने के लिए नए कैंपेन्स लॉन्च नहीं करते हैं, हम ये प्रोसेस कुछ भी फॉलो नहीं करते हैं, इसीलिए मैं बड़े ही क्लियरली और प्यार से आराम से हिस्टोरिकल डेटा देख सकता हूं। Now here's where you will be shocked. हमारी परफॉर्मेंस मेंटेन्ड है, ओके? इस बिजनेस के प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत हाई हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट, एटलीस्ट अभी तक, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट दिस बिजनेस इज विलिंग टू पे अप टू 1,000 रुपीज फॉर वन कस्टमर, क्योंकि इनकी बैक एंड और इनकी एवरेज लाइफ टाइम वैल्यू पर कस्टमर भी बहुत हाई है। सो काफी मतलब स्टेबल बिजनेस है कंपेयर टू अदर नॉर्मल स्मॉल बिजनेसेस। Because of that reason, they are willing to pay 1,000 rupees, up to 1,000 rupees for one customer, qualified customer, or you can say ideal customer. And उनको customer आता भी है। अब guess करो हमारा average क्या है? Under 500 approximately. So better than what the client is demanding. अब सोचो ये हम कैसे कर रहे हैं? एक सिंगल मास्टर एड सेट से। कितने टाइम से? लगभग इन क्लाइंट के साथ हमें काम करते हुए ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं। 2 साल, हाँ, पहले के 6 महीने काफी स्ट्रगल थी, बिकॉज हमने काफी चीजें टेस्ट करी, नुकसान भी बहुत हुए थे, लेकिन उसके बाद से इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी। अब रिसेंटली हम फिर से चैलेंजेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं फ्रॉम द बिजनेस परस्पेक्टिव, राइट? क्योंकि क्लाइंट के जो बिजनेस में जो उनका पूरा लाइफ टाइम वैल्यू था वो वापस उतना नहीं हो रहा जितना होता था। फॉर एवरी कस्टमर, फॉर एवरी सेल ही यूज्ड टू गेट, एंड फॉर एवरी कस्टमर ही यूज्ड टू गेट हु यूज्ड टू बाय देयर प्रोडक्ट्स। तो अब वो उस बिजनेस बिल्डिंग पे वापस जा रहे हैं, तो हमने उनको थोड़ा सा स्केल डाउन कर दिया। बट ये तो बिजनेस तो देखो रोलर कोस्टर राइड है, अप एंड डाउन चलता रहता है। बट अब ये समझो कि कैंपेन स्ट्रैटेजी, कैंपेन स्ट्रक्चर, क्योंकि हम सिंगल फॉलो करते हैं, सिंगल कैंपेन स्ट्रक्चर, और उसके अंदर एक ही मास्टर एड सेट है जिससे हम ग्रो करते रहते हैं, तो हम इन चीजों पर रिलाई नहीं करते। हमें पता है कि इन चीजों पर मेरी सक्सेस डिपेंड नहीं करती कि मैंने किस इंटरेस्ट को टारगेट किया,
मैंने लुक अलाइक करा नहीं करा, इन चीजों पे मेरी सक्सेस डिपेंड नहीं करती। एंड बिकॉज हमारे पास सिंगल मास्टर एसेट है, मैं हिस्टोरिकल डेटा देख सकता हूं ना। हियर इज द फन फैक्ट, इस एड अकाउंट में एवरेज फ्रीक्वेंसी इस एड सेट की लगभग 4.5x है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये ही है डिफरेंस। एक तो होते हैं बिल्कुल बिगिनर लोग, एक होते हैं इंटरमीडिएट, और एक होते हैं who think they are experts, और एक होते हैं actual experts। तो मुझे बहुत टाइम तक ये लगता था that I am an expert, so I used to think I am an expert, but the reality was मैं एक्सपर्ट था ही नहीं, क्योंकि मैं गलत चीजें देख रहा था। तो अब मैं आपको समझाता हूं कि ये चीज मैंने खुद पे सेल्फ रिफ्लेक्शन करके कैसे रियलाइज किया, ये बताता हूं। क्योंकि हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस में देख पाता हूं इस प्रोसेस से, कैंपेन स्ट्रेटेजी से, मैं क्लियरली ये डिफाइन कर देता हूं, और ये मुझे पता चल जाता है कि ओवरऑल एड सेट पे कितनी फ्रीक्वेंसी है। एड सेट पे, एड पे नहीं, एड सेट पे। मतलब मेरी एक पूरी एड सेट की एवरेज फ्रीक्वेंसी लेट्स से 4 हो सकती है, लेकिन अगर उस एड सेट के अंदर मैं जाऊं तो इंडिविजुअल एड्स की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी, क्योंकि एड सेट की फ्रीक्वेंसी मतलब द एवरेज ऑफ ऑल द एड्स इनसाइड ऑफ दैट एड सेट, दैट्स व्हाट मेक्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एड सेट। तो एड सेट की फ्रीक्वेंसी अगर 4 है, तो मेरी उसके अंदर अगर लेट्स से 20 एड्स हैं, तो उसमें से हो सकता है 5 एड्स हों जिसकी फ्रीक्वेंसी 5-6 हो, 3 एड्स हों जिसकी फ्रीक्वेंसी 1.5 हो, 2 एड्स हों जिसकी फ्रीक्वेंसी 1.1 हो, 2 एड हो जिसकी फ्रीक्वेंसी 2.5 हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ, जिससे एवरेज निकल के आता है 4। जिसका मतलब ये होता है कि एक इंसान ऑन एन एवरेज इस एड अकाउंट की, इस प्रोडक्ट की 4 एड्स देख रहा है। कौन सी 4 एड, वो मेटा डिसाइड करता है, क्योंकि हम सिंगल कैंपेन स्ट्रक्चर और सिंगल मास्टर एड सेट प्रोसेस फॉलो करते हैं। अब क्योंकि वो 4 एवरेज चल रही है, तो मुझे पता है कि वो ऑटोमेटिकली रीटारगेट कर रहा है। डिड दिस रिंग अ बेल? वेरी गुड, होल्ड ऑन टू योर थॉट्स, ओके, क्योंकि यही फैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं, यही सच है। सो अब क्योंकि हम ये प्रोसेस फॉलो करते हैं, तो हम हिस्टोरिकल डेटा देख पाते हैं। हम नई नई चीजें लॉन्च नहीं कर रहे हैं, मतलब हाँ क्रिएटिव टेस्टिंग करते रहते हैं, लेकिन उसके अलावा हम कैंपेन रीलॉन्च या एडसेट को रीलॉन्च नहीं करते हैं ये सोच के कि इसकी वजह से मेरी परफॉर्मेंस स्टेबल नहीं है। हमें पता है कि ये रीजन नहीं है, और मैं कभी कभी ना अपने ही बिलीफ को टेस्ट करता हूं कि मेरी नॉलेज सही भी है, मेरा एक्सपीरियंस सही भी है। तो अभी रिसेंटली एक दूसरा एड अकाउंट है, उस एड अकाउंट पे हमने क्या किया, मैंने मास्टर एसेट के प्रोसेस को टेस्ट करने के लिए एक दूसरा मास्टर एसेट लॉन्च कर दिया, ये देखने के लिए कि ऐसा होता है कि मैं एक मास्टर एसेट में अगर 6 एड्स रखूं और ऐसे मल्टीपल मास्टर एसेट बना लूं, तो क्या वो बेटर परफॉर्म करेगा? तो देखो, मैं इतनी चीजें टेस्ट करता रहता हूं, और क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, परफॉर्मेंस बेकार हो गई। मुझे लगा कि शायद ऐसे काम करेगा, बट अभी तक तो परफॉर्मेंस बेकार ही है उसकी। बट इस हफ्ते वो टेस्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एंड फिर आई थिंक जहां तक अभी तक जो लग रहा है मुझे, वो यही है कि हम सिंगल मास्टर एसेट बेस्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऑर्गेनाइज करना बड़ा आसान है। तो एनीवे, बोलना ये चाह रहा हूँ गाइस कि कंसोलिडेटेड एड अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 20% कॉन्ट्रीब्यूशन ही करता है मीडिया बाइंग आपकी ओवरऑल सक्सेस में। 80% कॉन्ट्रीब्यूशन होती है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से आपके सक्सेस में। और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की जब बात करें ओपन या ब्रॉड टारगेटिंग में, तो उसके लिए आपको एडवर्टाइजिंग फंडामेंटल्स पता होने चाहिए, और ये फैक्ट है। एक बुक है यूजीन श्वार्ट्ज की, उसका नाम है, बुक का नाम ब्रेक थ्रू एडवर्टाइजिंग। ये आपको इंडिया में तो मिलेगी नहीं, यूएस में आपको मिल जाएगी, आई थिंक अराउंड $1,000 समथिंग लाइक दैट, $1,000-1,500 इसके अराउंड मिल जाएगी अमेजोन वगैरह पे, या $2,000, तो मतलब 1,00,000-1.5 लाख INR की बुक है। मेरे पास उसकी फिजिकल कॉपी आ चुकी है, ठीक है। मेरी कोई फ्रेंड है, वो आ रही थी कनाडा से, तो मैंने वहां से शिप करा के, और वो अब लेके आ रही हैं, तो मैंने शिपिंग कॉस्ट बचा लिया। ओके, क्योंकि इंडिया में शिप कर रहा था तो काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ती और ज़्यादा। तो वो मेरे पास बुक आ रही है, ओरिजिनल बुक, बहुत एक्साइटेड हूँ, हार्ड कॉपी, फैन हूँ उस बुक का। वो एडवर्टाइजिंग फंडामेंटल्स के ऊपर बुक है कि व्हाट मेक्स पीपल एक्ट ऑन द एड्स दे सी, what makes human beings take the action you want them to take, what's the psychology behind it, क्या है वो। तो बेसिकली एडवर्टाइजिंग जिसको कहते हैं, एडवर्टाइजिंग यही तो है, एडवर्टाइजिंग और क्या है, दिस इज व्हाट एडवर्टाइजिंग इज। सो ये फाउंडेशन, हमारी फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं किसी प्रोडक्ट को कैसे
ज्यादा ऑडियंस को बेच पाऊं एक तरह से। क्योंकि देखो एक एड क्या है, चाहे आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, चाहे आप एक लीड जनरेट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एड होती क्या है? एड एक पर्सपेक्टिव, एक ओपिनियन को बेचता है। आप अपना पर्सपेक्टिव बेच रहे हो कि यार ये प्रोडक्ट इसलिए खरीदो, ये लीड इसलिए सबमिट करो, ये एक्शन इसलिए लो, ये लीड मैग्नेट इसलिए ले लो मुझसे। तो आप कोई ना कोई अपना पर्सपेक्टिव, अपना थॉट, अपना ओपिनियन बेच रहे हो। अगर कोई प्रोडक्ट नहीं भी बेच रहे हो तो ओपिनियन तो बेच ही रहे हो, राइट? थॉट तो बेच ही रहे हो। तो वो इन्फ्लुएंस करना उसी को बोलते हैं कि इन्फ्लुएंस कैसे किया जाए किसी को, परसुएड कैसे किया जाए टू मेक देम टेक एन एक्शन। एंड वो परसुएशन आती है ह्यूमन साइकोलॉजी को समझ के, कि ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे यूटिलाइज की जाए एडवर्टाइजिंग में, एड्स लिखने में, ताकि मैं वो परसुएशन स्ट्रांगली कर पाऊं, ब्रॉडली कर पाऊं, ज्यादा लोगों को परसुएट कर पाऊं। उस चीज पे डिपेंड करेगी आपकी सक्सेस व्हेन इट कम्स टू ग्रोइंग योर बिजनेस थ्रू ओपन एंड और ब्रॉड टारगेटिंग। मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं सिलेक्ट करना है, बिना इंटरेस्ट सिलेक्ट करे, राइट? और वो चीजें समझना बहुत जरूरी। जैसे आपको मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, यूजिन श्वार्ट्ज ने ही इंट्रोड्यूस करे हैं ये कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि मार्केट सोफिस्टिकेशन स्टेजेस, मार्केट अवेयरनेस स्टेजेस। दीज आर ऑल कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस्ड बाय यूजिन श्वार्ट्ज एज फार एज आई नो। अभी तक तो मुझे जितना पता है यही पता है। और आसान तो नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप एक बारी में बुक पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा, नहीं। इट्स वेरी डीप, वेरी वेरी डीप। एवरी ग्रेट एडवर्टाइजर सेज कि उसको 2-3 साल लगे, और ऑनेस्टली मुझे पहले लगता था कि यार ये ऐसे ही बोल रहे हैं, बट एक्चुअली 2 साल तो मुझे भी हो गया है इसको डिस्कवर करे, इसके बारे में पढ़ते हुए। और हर बार जब भी इसको रिविजिट करता हूँ तो कुछ नया ही समझता हूँ। और ये ऐसी बुक है जो एक तरह से ना गाइडिंग फोर्स की तरह काम करती है। लाइक आई कीप रिविजिटिंग इट एवरी नाउ एंड देन, इसके प्रिंसिपल्स वगैरह। बिकॉज एंड इंटरनेट पे जो ब्लॉग्स आर्टिकल्स लिखे हैं 90% ऑफ देम आर नॉट एक्यूरेट। और ये मेरे को इसलिए पता है बिकॉज आफ्टर आई केम अक्रॉस द ओरिजिनल बुक एंड द कंटेंट ऑफ इट, देन आई रियलाइज यार ओ इसमें तो मतलब उसका डीप मीनिंग क्या है, या उसका थॉट प्रोसेस क्या था, उसके पीछे का, behind whatever Eugene Schwartz actually said. And the other blogs and articles, they shared great surface level information, but it was not enough for me to understand what he was trying to say. And इसीलिए बुक से ही सीखना ज़्यादा बेटर है, बिकॉज वो डायरेक्टली फिर आप उसको समझोगे, क्योंकि फिर आप जिस तरह से उस चीज़ को इंटरप्रेट करते हो उस पर डिपेंड करेगी आपकी सक्सेस, कि आप कितने अच्छे से चीज़ों को समझ रहे हो। तो आपकी इंटरप्रिटेशन स्किल्स मैटर करेंगी। और क्योंकि ये बहुत पुरानी बुक है तो ये काफ़ी मतलब सिंप्लीफाई नहीं किया गया है चीज़ों को, काफ़ी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बट बहुत अमेजिंग है। एंड ये एडवर्टाइजिंग फाउंडेशन जो फंडामेंटल्स बता रहा हूँ, ये आपकी सक्सेस डिक्टेट करते हैं ब्रॉड या ओपन टारगेटिंग से। क्योंकि अगर मैं देखो सिंपल सा आइडिया, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ और फिर आप इस वीडियो को बंद करते हैं। सुनो, सबसे 10 में से 8 लोगों को अगर मैं कंसल्ट करता हूं या उनके एड्स को रिव्यू करता हूं कि उनकी एड्स परफॉर्म नहीं कर रही हैं, दे आर स्ट्रगलिंग विद इट, 10 में से 8%, 80% लोग पता किस तरह की एड्स रन कर रहे होते हैं? बाय माई थिंग, दिस परसेंट ऑफ, बाय वन गेट वन फ्री, ऑल टू डू विद दिस ऑडियंस जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंटेंट लेके बैठी है टू बाय दैट वॉट एवर इट इज दैट दे आर सेलिंग। बट एडवर्टाइजिंग इस तरह से नहीं बनती। हमारी पूरी मार्केट एज अ होल इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट मेंटल और डिफरेंट साइकोलॉजी ऑफ कंज्यूमर्स विद इन दैट मार्केट। एक कंज्यूमर हो सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल हु विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हाउ मच ऑफ डिस्काउंट या बाय टुडे, सेल एंड्स टुडे। हो सकता है एक परसेंटेज ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल इस जैसे एडवर्टाइजिंग एफर्ट से अट्रैक्ट हो जाए, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे हो जाएं, क्योंकि काफी लोग ऐसे होते हैं जिनको पता भी नहीं है कि आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस क्यों लेनी है उनको, हाउ कैन इट हेल्प। एट द सेम टाइम कुछ लोगों को यह भी नहीं पता कि उनको इस चीज की जरूरत भी है। यू सी, सो यू कांट टॉक टू द सेम इंडिविजुअल द सेम वे in your ads and expect your ads to scale. This is one of the reasons, or the second reason, why performance fluctuates when people scale their budget, because they're scaling with only these kind of ads.
So they don't have the variety in their ads, in their marketing strategy. And that is the reason why. अब ये आसान थोड़ी है. अब ये इसीलिए मैं बोल रहा था कि 80% सक्सेस डिपेंड्स ऑन योर मार्केटिंग स्ट्रेटजी, 20% ऑन योर मीडिया बाइंग. लेकिन अगर मीडिया बाइंग से बाहर रहोगे तभी तो इन चीजों के बारे में समझ पाओगे. कब तक फाइट करोगे इन चीजों से? और ये भी बता देता हूं, सिर्फ अगर बिजनेस बिल्डिंग पर्सपेक्टिव से बोलूं तो एक और चीज पे डिपेंड करती है आपकी सक्सेस, और वो है आपके बिजनेस एनालिटिक्स का होल्ड. कि आप बिजनेस एनालिटिक्स को कितने अच्छे से समझते हो. क्योंकि अगर आप बिजनेस एनालिटिक्स को समझोगे, यूनिट इकोनॉमिक्स को समझोगे, तो आपको ये रियलाइजेशन होगा कि मुझे लाइफ टाइम वैल्यू पर कस्टमर पे काम करना चाहिए, मुझे कस्टमर रिटेंशन पे काम करना चाहिए, मुझे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने चाहिए, मुझे प्रोडक्ट की क्वालिटी बेटर करनी चाहिए, मुझे कस्टमर सपोर्ट टीम बिल्ड करनी चाहिए, ताकि आप एक इंजन बिल्ड कर पाओ जिससे आपका बिजनेस ग्रो करे. इट्स नॉट अबाउट सेलिंग 1-2 प्रोडक्ट. सबसे रूकी मिस्टेक होती है. जो भी हमें लगता है स्टार्टिंग में, खैर मुझे भी ऐसा ही लगता था, तो मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा. आई थिंक ऐसे ही हर कोई ऐसे ही स्टार्ट करता है. सो मोर पावर टू यू. एवरीबडी स्टार्ट्स लाइक दिस, कि हमें एक प्रोडक्ट बनाते हैं, ढूंढते हैं, सोर्स करते हैं, और हमें लगता है कि बस अभी हम बहुत पैसा कमाएंगे. पर ऐसा होता नहीं है, बिकॉज बहुत 36,000 चीजें होती हैं जब आप स्केल करने लगते हो. सो ये था कुछ नया अपडेट. अब हम जो प्रोसेस फॉलो करते हैं, मैंने पिछले वीडियोस पे शेयर किया हुआ है. तो जब मैं किसी एड अकाउंट को लॉन्च करता था तो 153 फ्रेमवर्क से लॉन्च करता था, जिसमें 5 एड सेट्स हम बनाते थे, और हर एक एड सेट में हम एडवांटेज प्लस ही ऑडियंस रखना प्रेफर करते थे. लेकिन हम सिंगल इंटरेस्ट सिलेक्ट करते थे और फिर ऑडियंस मतलब फिर उसको लॉन्च करते थे. तो हम वो कंटिन्यू करेंगे, जस्ट फॉर माई ओल्ड सब्सक्राइबर्स हु नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो हम उसी को पे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हम वैसे भी स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस में कहता था आप कर लो, मैं पहले करा करता था, लेकिन काफी महीनों से मैं बार बार बोलता हूँ, काफी वीडियोस मैंने बोला है कि मैं एडवांटेज प्लस पे ही स्टिक कर रहा हूँ. सो वो ही है, तो मुझे तो फर्क नहीं पड़ता है. तो हम सिंगल इंटरेस्ट सेलेक्ट करके ही लॉन्च करेंगे 153 के साथ. जिस दिन इंटरेस्ट बिल्कुल ही चला जाएगा, जीरो, ऑप्शन ही नहीं होगी, तो उसको हटा देंगे. राइट. सो बस यही था आज का लेसन आप लोगों के लिए. आई होप आई वाज एबल टू ऐड वैल्यू. आई होप यू लर्नड लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो. एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा और या फिर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना. मैं अपने एक्सपीरियंस से ऐसे ही वीडियोस शेयर करता रहता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे. ठीक है. सो बताना, कोई क्वेश्चन है तो पूछना. बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में. Until next time, may the God of Roas be with you.